हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एंथ्रो ज्यूरिस्ट वर्ल्ड। आप सबका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। द प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट आवर इंट्रोडक्शन, बट दिस वीडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टेलिंग यू अबाउट हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंसेप्टेड इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक आइडिया कैसे बना, कब से शुरुआत हुई होगी, आप सबको पता है? कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत 1773 में हो चुकी थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे एक तरह राज था, when it was not being supervised or controlled by anybody. The then British Parliament, the Crown, decided that no, British East India Company should not function alone into the country like India. ऐसा क्यों हुआ होगा? इसकी काफ़ी सारी वजहें थी। इसकी एक वजह ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने जनरल्स थे वो सब अपने एक तय काम करते थे। उनके ऊपर डिसाइडिंग यूनिट कोई नहीं था, उनका कोई काउंसिल नहीं था, एंड दे ऑन देमसेल्व्स स्टार्टेड वॉर विथ एनीबडी दे डिसाइडेड। They were having their own economic policies. Their political functions were very different from what Britishers or the British Parliament used to do at that time. तो 1773 में by the introduction of Regulating Act 1773, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक ड्राफ्ट लगाया। इसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये एक एम था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एकतर राज्य को खत्म कर सके और उसके ऊपर कुछ ना कुछ सुपरविजन डाल के इंडिया जैसी एक वास्ट कंट्री पे, इंडिया जैसी एक सोने की चिड़िया पे उनका भी कुछ हुकूमत हो। तो 1773 there were a lot of provisions hidden into the Regulating Act 1773. What were those? 1773 के Regulating Act से the General of Bengal became the Governor General of Bengal. इस गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में चेंज करने से क्या फायदा हुआ होगा? इट वॉज वेरी वेरी इजी, बट स्टिल दीज टू वर्ड्स हैड वेरी डिफरेंट मीनिंग। देन इट वॉज हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग्स के पास कुछ अलग अलग पावर्स आ गए। जैसे उस समय जो गवर्नर थे, जो हमारी 3 प्रोविंसेस थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों प्रोविंसेस को ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गवर्नर्स द्वारा कंट्रोल करती थी। लेकिन पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएंगे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में ये दोनों प्रोविंसेस भी आएंगी। अब तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये पावर्स मिल गई कि ही विल बी द डिसाइडिंग यूनिट ऑफ ऑल 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उनकी अपनी यूनिट भी मिली, उनका काउंसिल। इट comprised of 4 people. His council was the council to give him advices about all over functions of the British East India Company in India. By the enacting of this act, the British Parliament also ensured that no British East India Company's personal or officer will be taking any amount of gift or any amount of financial or political support from any Indian after the enaction of this act. The Regulating Act also ensured that there is no wars going around by the British East India Company or their generals without the permission of the Crown or the Parliament. इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट को लाया गया, द कोर्ट ऑफ बंगाल। इस कोर्ट को एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया उस समय बोला गया और दिस कोर्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लीगल एक्शंस दैट वर टू बी टेकन इन इंडिया एट दैट टाइम। और इसी दर में हमारे इंडिया में एक और एक्ट आया, लेकिन काफ़ी सालों बाद। हमारे इंडिया में 1784 में एक और एक्ट आता है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिक्स और कॉमर्स को सेग्रीगेट कर देता है, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये देखा कि अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ही दोनों कॉमर्स और पॉलिटिकल बर्डन रख देते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट एबल टू फंक्शन दैट परफेक्टली एज इट शुड। और ये चीज़ें ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश के नाम को भी काफ़ी ख़राब कर दी थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो एक लौती बॉडी थी इंडिया में
जो कि दोनों काम करती थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जो कि 1784 में इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि जो कॉमर्शियल वर्क होगा और जितने भी पॉलिटिकल वर्क होंगे दोनों अब सेपरेट हो जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की दो अलग अलग बॉडीज दोनों चीजों पे काम करेंगी। दिस पिट्स इंडिया एक्ट gave opportunity to the British East India Company that now economics and politics will be segregated. और अब ये दोनों अलग अलग वर्क्स को देखने के लिए भी बॉडी होनी चाहिए, जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही दो बॉडी बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ये काम था कि वो सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और देखेंगे कि ये सारी काम अच्छे से हो रही हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये सारी अथॉरिटी थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में होनी चाहिए और पॉलिटिकली कैसे हम इंडिया में अपने आप को और स्टैब्लिश कर सकेंगे। This was the major two changes that was brought by the Pitt's India Act 1784. Also, as we saw in the previous act of Regulating Act 1773 कि केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे, लेकिन अब by the Pitt's India Act of 1784 हमारे पास दो और गवर्नर जनरल हो गए थे, दो अलग प्रोविंसेस में, जो कि मद्रास और बॉम्बे थी। हमारे पास बॉम्बे, मद्रास और बंगाल तीनों जगह गवर्नर जनरल हो गए थे और द वर्क ऑफ ऑल थ्री वर कंबाइनली दैट they will take care of all of the India and the trade and commerce activities of British East India Company that's happening in this country at that time was being overlooked by these three people who were under the British Parliament. Now into this chronological sequence of building of India's constitution comes the third act. This act of 1813 was known as Charter Act of 1813 of the British Parliament. This Act of 1813 differentiated or let's say abolished the monopoly of British East India Company into India except that of tea. इसका मतलब ये है कि जो मोनोपोली होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी ऑन ऑल बेसिस, इसको अबॉलिश कर दिया गया था और ट्रेड इन इंडिया को खोल दिया गया था सारी ब्रिटिश कंपनीज के लिए। इसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट का केवल एक उद्देश्य था, बाय दिस द ब्रिटिश पार्लियामेंट वांटेड टू मैग्नीफाई द ट्रेड वर्क डन इन इंडिया as India was very rich in spices and all other trade materials. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सालों तक इंडिया में एक तर राज किया था, उनके बराबर और कोई नहीं था। इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि अब बहुत हो गया, नाउ वी नीड अ चेंज, एंड नाउ that the monopoly of British East India Company was abolished in 1813 by the Charter Act. All other companies from Britain, from the Englishmen, were allowed to come in India and trade in India. Also in this sequence, Lord William Bentinck was the Governor General of Madras and he was now changed to be the Governor General of India. How did this come into existence and how did this change really come? इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और चार्टर एक्ट निकाला, इसको कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833. By this Charter Act of 1833, the Governor General of Bengal was designated as the Governor General of India, which was back then Lord William Bentinck. Lord William Bentinck को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद से सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में करती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था और now British East India Company was merely an administrative company and its work was to check the politics of India, to check the administration of India, and its work was to administer India into a better and a more commercial place so that all the companies of Britain are able to do its commerce in India. Now this is the end of the first part of our video. In this part I told you how the Regulating Act of India to the last Charter Act of India. Now in the next video we will be talking about the Government of India Act 1858 and we will be talking how all these acts contributed to a well structured constitution
and how constitution was made by getting inspired from all other constitutions of different countries over the globe that was present at that time. Thank you and Jai Hind.